नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवांगी आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जो बालक के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और हमने देखा था कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था का समय काल क्या होता है। जो शैशवावस्था है वो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज जो है वो इन्फेंसी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फेरी। इनका मतलब होता है नहीं और फेरी मतलब होता है बोलना, मतलब नहीं बोलना। अर्थात हम ये कह सकते हैं बालक जो होता है, जब शिशु होता है तो वो जब बोलने में असमर्थ होता है तो वह जो अवस्था होती है वो अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, तो आज भी हम शैशवावस्था के बारे में ही चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि शैशवावस्था कौन सी होती है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम देखेंगे कि जो शैशवावस्था है, ये जो स्टेज है, इसमें जो बालक है उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, और ये जो शैशवावस्था है इसको हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जो शैशवावस्था है आपकी इन्फेंसी स्टेज है, इसमें जो बच्चा है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। ये पहले तो ये जानना है हमें कि जो शारीरिक विकास होता है वो हमेशा जो है वो मात्रात्मक होता है। हम उसे मतलब मात्रा में माप सकते हैं। जो शारीरिक विकास होता है बालक का, जैसे उसकी लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, जो सारे पॉइंट हैं, ये जो उसका शारीरिक विकास होता है ये मात्रात्मक होता है, और जो मानसिक विकास होता है वो गुणात्मक होता है। तो अगर हम शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों को मिलाकर देखें कि जो विकास है, विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ठीक है, तो फिर अब देखिए जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास जो है वो कैसे होता है। देखिए, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो स्टेज है, जो अवस्था है, वो शैशवावस्था होती है। अब जो फर्स्ट बिंदु है, हमारा पहला बिंदु है, वो क्या है, लंबाई। जो बालक है, बालक की जो लंबाई है वो जन्म के समय 51 सेंटीमीटर होती है। बालक है, बालक की जन्म के समय लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। देखिए, बालक और बालिका जो है, ऐसा नहीं होता है कि जो बालक और बालिका उनकी लंबाई बराबर होगी, या फिर जो जितने भी बालक हैं सबकी लंबाई जन्म के समय 51 सेंटीमीटर ही होगी, नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कैसे कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी लंबाई देखते हैं तो उनका एक औसत निकाला जाता है, तो उनका जो औसतन मान है उसका हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, जो बालक है, बालक 51 सेंटीमीटर का होता है जन्म के समय, और जो हमारी बालिका होती है, जो बालिका की लंबाई होती है वो 50.5 सेंटीमीटर होती है। अब यही बालक जो है, यही बालक जब बढ़कर 6 वर्ष का हुआ तो 6 वर्ष में जो उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई का विकास हुआ तो उसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर हो गई। 51 सेंटीमीटर से 108 सेंटीमीटर हो गई। और वहीं पर बालिका की लंबाई जो है, बालिका की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 107.5 सेंटीमीटर हो जाती है। दूसरा आपका बिंदु है, दूसरा बिंदु है भार। जो बच्चा है, बालक का भार कितना होता है जन्म के समय। तो हमें अधिकांश साधारण तौर पर डॉक्टर से क्या सुनने को मिलता है कि जो बच्चा है जब उसका जन्म होता है तो उसका जो भार है वो 7 पाउंड होता है। ठीक है, 7 पाउंड होता है। अब वही जब 7 पाउंड को हम जब किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा, 3.2 किलोग्राम। ठीक है, जो बालक का भार है अगर हम उसे पाउंड से किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा 3.2 किलोग्राम। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक और बालिकाएं हैं, उनका जो भार है वो जन्म के समय 7 पाउंड ही हो, 3.2 किलोग्राम ही हो, नहीं। किसी बच्चे का जो भार है, किसी बच्चे का भार 3 किलोग्राम, किसी बच्चे का भार 3.5 किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे औसत मान का अध्ययन करते हैं। तो अगर बालक का जो भार है वो 3.2 किलोग्राम है तो बालिका उससे कम, मतलब बालिका 3 किलोग्राम की होगी। अब यही बालक जब बढ़कर 6 वर्ष की आयु में पहुँचता है, जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसका जो भार है वो बढ़कर 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 16 किलोग्राम हो जाता है। अब देखिए, आपके एग्जाम में वो किलोग्राम में भी पूछ सकता है आंसर कि बच्चे का जो भार है वो कितना होता है शैशवावस्था में।
पौंड में भी पूछ सकता है। तो अगर पौंड में पूछेगा तो जन्म के समय बालक का भार 7 पौंड, और अगर आपसे किलोग्राम में पूछता है तो बालक के जो जन्म के समय बालक का भार है वो 3 किलोग्राम। आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क। जो बालक है, बालक जब शैशवावस्था में, तो उसके जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है। और फिर यही बालक जब आगे चलकर 6 वर्ष की आयु में पहुंचता है तब उसके मस्तिष्क का जो भार है वो 1200 ग्राम या फिर 1250 ग्राम हो जाता है। 350 ग्राम से बढ़कर 1200 ग्राम या 1250 ग्राम हो जाता है। यहीं पर जो बालक है, बालक की हड्डियों की संख्या, देखिए सामान्य मनुष्य होता है उसकी हड्डियों की संख्या 206 होती है, हमें पता है। लेकिन जब बालक का जन्म होता है, जन्म के समय उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हम जो बाल विकास पढ़ते हैं, बाल विकास में हम बालक के बारे में वो सारी बातें पढ़ते हैं जो उसके माता पिता तक को नहीं पता होती है। हम अपने बारे में हमें खुद नहीं पता होता है। जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम शैशवावस्था में थे तो हम कैसे थे, नहीं पता था। तो बाल विकास के अध्ययन के माध्यम से हम ये सारी बातें जानते हैं। देखिए, जो मतलब बालक होता है, बालक की हड्डियों की संख्या जन्म के समय 270 होती है, लेकिन अब जब वो जन्म से, अपने जन्म के बाद जब वो 6 वर्ष की आयु में पहुंचता है तब भी उसके हड्डियों की संख्या 270 ही रहती है। उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तब उसके हड्डियों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट, मांसपेशियां। देखिए, जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का जो भार है वो क्या होता है? जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक संपूर्ण भार का 23% रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए जो बालक है, बालक का जब जन्म हुआ तब बालक के शरीर का जो भार है वो 100 किलोग्राम रहा। ठीक है, 100 किलोग्राम रहा। तो फिर उसकी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का भार कितना रहा होगा? संपूर्ण भार का 23%, मतलब 23 किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, समझ में आया कि जो संपूर्ण जो भार है, संपूर्ण शरीर का जो भार है, उस भार का जब हम 23% निकालेंगे तो वो उसकी मांसपेशियों का भार होगा। आगे, दांत। देखिए, हमने पिछले उसमें जाना था, जब हमने गर्भावस्था पढ़ी थी पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था कि जो बालक है, बालक के जो अंगों का निर्माण होता है, बालक के अंगों का निर्माण होता है, बाल निकलते हैं, उसके नाखून निकलते हैं, दांतों का निकलना, तो ये जो है ये पिंडावस्था में होता है, पिंडावस्था में होता है। और फिर जब आगे वो भ्रूणावस्था में पहुंचता है तो भ्रूणावस्था में इन्हीं अंगों का जो है विकास होता है। हमने ये भी देखा था कि जो दांत हैं, दांत निकलते पिंडावस्था में है, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई कब पड़ते हैं? जब बालक 7 माह या 8 माह का हो जाता है। तो वही उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जब बच्चे का जन्म हुआ, जब बालक हुआ, तो उसके दांत हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो बालक है, बालक में जन्म के समय दांतों की संख्या हम शून्य मानते हैं कि उसमें दांत नहीं होते, हमें दांत दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब वही बच्चा 6 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है तब तक उसके अंदर 20 दांत निकल आते हैं, 20, लेकिन वो भी अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी मतलब वो पक्के तौर पे वहाँ पे नहीं होते हैं, उन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। जो दांत टूट जाते हैं बाद में, फिर उनके बाद हमारे अस्थायी दांत निकलते हैं। देखिए, धड़कन। अब ये जो धड़कन है, धड़कन अनियमित 150 बार पर मिनट। अनियमित क्यों? जो धड़कन है वो अनियमित होती है, नियमित नहीं होती है, कि किसी टाइम पर 100 बार, किसी टाइम पर 90 बार, किसी टाइम पर 120 बार। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जो धड़कन है वो 150 बार मिनट होती है। तो इसीलिए जो धड़कन का औसत मान निकल गया है वो 150 बार पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 150 बार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो शैशवावस्था में बालक होता है, जो शिशु होता है हमारा, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है। हमने ये भी देखा कि शारीरिक विकास हमेशा मात्रात्मक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन में हमें मात्रात्मक जो है वो राइट करना है। और वहीं आपसे पूछ लेता है जो मानसिक विकास होता है बालक का, तो मानसिक विकास हमेशा आपका गुणात्मक होता है। यहाँ तक हमने शारीरिक विकास देख लिया, हमें शारीरिक विकास अच्छे से समझ आ गया कि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसमें जो शरीर में, उसके शरीर में जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है।
अब आगे हम देखते हैं 6वां अवस्था में मानसिक विकास। बालक में मानसिक विकास कैसे होता है। देखिए, मानसिक विकास में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। जिस पर देखिए, जो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है। देखिए, जैसे ये है, ये कोरा कागज है। यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो लिख जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लिखे हुए के ऊपर अगर हम लिखेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगा, तो जो है वो अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जो बच्चा है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, तो जिस पर वो अनुभव लिखता है। अनुभव किसके लिखता है? वो बच्चा अनुभव अपने अनुभव लिखता है। तो बच्चे के जो भी अनुभव होते हैं वो सारे अनुभव जो है वो अपने मस्तिष्क में लिखता है। ठीक है, तो हम जब बच्चा होता है तो इसलिए देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो हम उसे जो भी सिखाएंगे तो वो बड़ी आसानी से सीख जाता है। लेकिन वही बच्चा जो बाल्यावस्था में पहुंचता है तो जो चीज़ें वो सीख चुका होता है, अगर हम उसे बताते हैं कि ये जो तुमने सीखा है वो तुमने गलत सीखा है, अगर हम सुधार करना चाहें तो वो सुधार करने में बहुत परेशानी होती, क्योंकि जब शैशवावस्था में बालक उसका कोरा कागज था तो हमने जो भी था वो उसने ग्रहण कर लिया, हमने उसे जो भी सिखाया उसने वो ग्रहण कर लिया। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि हम उसे जो सिखा चुके हैं उसके ऊपर अगर हम उसको कोई थोपना चाहें, कुछ सिखाना चाहें, तो वो इतनी आसानी से नहीं सीखता है। तो ये जो हमारा कथन है ये जॉन लॉक ने कहा था। किसने? जॉन लॉक महोदय ने। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है, जैसे जैसे शिशु दिन प्रतिदिन, माह, प्रतिवर्ष जब बढ़ता जाता है तो उसकी जो शक्तियाँ होती है उसकी शक्तियों में परिवर्तन आता है। अब देखिए, जब हमने विकास पढ़ा था तो हमने विकास क्या पढ़ा था? जो वृद्धि है, वृद्धि के बाद जब व्यक्ति की कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन आता है तो वो विकास कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही बात लागू हो रही है कि जैसे जैसे शिशु दिन प्रतिदिन प्रति माह, प्रति वर्ष जब बढ़ता जाता है तो उसके शरीर में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के बाद उसकी शक्तियों में परिवर्तन आता है, उसकी जो कार्य क्षमता में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये कब होता है? शैशवावस्था में होता है। तो ये कथन किसने कहा है? सोरेनसन ने कहा है। देखिए, जब बच्चा प्रथम माह में होता है, जब 1 माह का बालक होता है तो क्या करता है? सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिल्लाना। अब शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, निद्रा, समझ क्रिया, इस सब के लिए वो चिल्लाता है। बोल तो नहीं पाता है पहले, लेकिन जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो अगर उसे भूख लगती है, अगर उसे प्यास लगती है, उसे नींद लगती है तो वो रोता है। ठीक है, चिल्लाता है। अब द्वितीय मास में क्या करता है बच्चा? जब बच्चा 2 में होता है तो बड़े आकार की वस्तुओं तथा तेज प्रकाश को देखना। अगर हम उसके सामने देखिए, अगर बच्चा रो रहा है, 2 महीने का हो गया आपका बच्चा, वो रो रहा है, तो अगर हम उसके सामने लाइट जला दें तो वो तेज प्रकाश को क्या देखने लगता है, चुप हो जाता है फिर देख के। अब ये नहीं है कि हाँ उससे जो तेज प्रकाश है बहुत दूर है लेकिन तब भी वो देखेगा, नहीं, वो निकट की चीज़ों को देखता है। उसे हम कोई बड़ी सी वस्तु दे दें तो उसको देखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 6वें महीने में देखिए, हम यहाँ पे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आते हैं बच्चे में हम वो पढ़ रहे हैं। तो जब 6वां महीना, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो वस्तुओं को अपने मुंह में रखने लगता है। उसके हाथ में आप कुछ भी दे दीजिए, कोई खिलौना दे दीजिए, कोई खाने की चीज़ें दे दीजिए, सबसे पहले क्या करेगा? अपने मुंह में रखेगा। उसे कुछ भी ज़मीन पर पड़ा मिल जाए सबसे पहले अपने मुंह में रखेगा। क्यों रखेगा? अब देखिए यहाँ पे एक रीज़न होता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके अंदर जो उसके जो मसूड़े होते हैं वो फूलने लगते हैं, मतलब उसमें दांतों का निकलना स्टार्ट होता है। तो तब बच्चा जो है उसका मन करता है कि उसको कोई भी चीज़ काटने को मिले। उसके जो दांत हैं, जब दांत निकलने स्टार्ट होते हैं तो उसका मन करता है उसको कोई चीज़ काटने को मिले। यही कारण है कि जो वस्तुओं को बच्चा अपने मुंह में रखने लगता है। देखिए, यही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। चूहे होते हैं, सामान्य तो घर में सभी के चूहे हो जाते हैं। तो वो जो चूहे होते हैं वो चीज़ों को क्यों कुतरते हैं? खाते नहीं है, कुतरते क्यों हैं? क्यों कुतरते हैं? क्योंकि ये जो चूहा होता है उसके दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, उसके दांतों में हमेशा विकास होता रहता है, तो इसीलिए वो चीज़ों को कुतरता है। तो उसके दांतों से जो चीज़ें कुतरता है तो वो कुतरने के माध्यम से उसके दांत ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जब द्वितीय वर्ष, जब बच्चा 2 साल का हुआ तो वो क्या करता है, सरल वाक्य बनाना सीख जाता है, नाम लेने पर वस्तुओं को बताने लगता है। अब देखिए सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बताने लगता है कि खाना दे दो, पानी दे दो, इस टाइप से। और देखिए नाम लेने पर वस्तुओं को बताने लगता है। अगर हम उससे कहते हैं कि बच्चा चाकू कहाँ है, तो वो बताएगा कि वहाँ है, इशारा करके बताने लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, नाम वस्तुओं को जो है वो नाम से पहचानने लगता है। अगर हम उस बच्चे से पूछते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, तो वो इशारे से बताता है कि यहाँ है। ठीक, तो इसीलिए जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो नाम लेने पर वस्तुओं को बताने लगता है, व्यक्तियों को बताने लगता है। जब वही बच्चा आगे जब 3 वर्ष का होता है, तीसरे वर्ष में आता है, जब 3 वर्ष का होता है तो वो वस्तुओं को यथास्थान रखने लगता है। अब जैसे बालक है, हमने बालक से कहा कि लो ये पेंसिल लो और इसको इसकी जगह पर रखाओ, तो वो जाता है और उस वस्तु को यथास्थान मतलब जहाँ पर वो थी वो रख आता है। उसे इतना पता चल जाता है कि ये जो वस्तु है ये हमें कहाँ पर ले जाके रखनी है। देखिए चौथे वर्ष, जब बच्चा 4 वर्ष का हुआ तो क्या करना है, देखिए जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, तीसरे साल के बाद बच्चा विद्यालय जाना आरंभ करता है। और अगर हम उसे विद्यालय नहीं भी भेजते हैं तब, लेकिन फिर भी हम उसे अगर सिखाते हैं तो वो खुद ब खुद या फिर दूसरों को देख कर या फिर हम उसे सिखाते हैं तो वो अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। सबसे पहले क्या, हिंदी में अगर वो आ लिखना स्टार्ट करता है, मतलब अक्षर को है अक्षर लिखना प्रारंभ करता है चौथे वर्ष में। 5वें वर्ष में क्या करता है, रंगों में अंतर और हल्के भारी का ज्ञान। जो कलर है, ब्लैक है, वाइट है, रेड है, उसे पता चल जाता है कि ये जो कलर है ये अलग अलग कलर, रंगों में अंतर करना सीख जाता है। और हल्के और भारी का ज्ञान भी उसे होने लगता है, कौन सी चीज़ हल्की कौन सी चीज़ भारी है, इस बात का भी ज्ञान जो है वो उसे 5वें वर्ष में होने लगता है। अब जो 6वां वर्ष है ये आखिरी वर्ष है हमारी सहस्रावस्था का। इस वर्ष में क्या होता है, समस्त ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अब देखिए हमारी 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो जब 6वें वर्ष में जब वह पहुंचता है, जब 6 साल का हो जाता है, तो उसकी जो समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास होता है। उसे हर प्रकार की मतलब ज्ञानेंद्रिय से हर प्रकार का जो है विकास हो जाता है। उसे सब कुछ पता चलने लगता है कि हमारी इस अंग का क्या प्रयोग है, इस अंग का क्या प्रयोग है। ये अभी हमने सहस्रावस्था में शारीरिक विकास देखा था, उसके साथ हमने सहस्रावस्था में मानसिक विकास देख लिया था। मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, जो मानसिक विकास होता है ये हमेशा गुणात्मक होता है। अगर आपसे शारीरिक विकास पूछेगा शारीरिक विकास कैसा होता है, तो शारीरिक विकास मात्रात्मक होता है। और अगर वही आपसे पूछ रहा है कि मानसिक विकास कैसा होता है, तो मानसिक विकास हमेशा गुणात्मक होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही अब हम देखेंगे कि जो हमारी सहस्रावस्था है इसके कुछ उपनाम दिए हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों ने। सहस्रावस्था तो हम इसे कहते ही हैं, फिर और उसके बाद हमारे मनोवैज्ञानिकों ने जो इसकी विशेषताएं हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो इन्फेंसी स्टेज है इसके लिए कुछ अन्य नाम भी दिए हैं। तो क्या है, फर्स्ट है सीखने का आदर्श काल। अब सीखने का आदर्श काल हम इसे क्यों कहते हैं, जब बच्चा सहस्रावस्था में होता है, अभी हमने देखा था कि मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, उसका अनुभव लिखता है। मतलब अगर देखिए सीखने का आदर्श काल क्यों कहते हैं, अगर हम उसे कुछ भी सिखाते हैं इस अवस्था में तो वो बच्चा बड़ी आसानी से सीख लेता है, मैंने बताया था अभी। तो इसीलिए हम इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं। अनुकरण की अवस्था, नंबर 2 अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था क्यों कहते हैं, देखिए सहस्रावस्था में बालक है, अगर हम उसके सामने कुछ भी बोलते, कोई भी बात भी बोलेंगे या कोई भी काम करेंगे तो वो उस चीज़ को दोहराता है। ठीक, अगर हम उसके सामने कोई भी काम करके दिखाएं, अगर हम उसके सामने मतलब जैसे किसी को चिढ़ा रहे हैं, अगर हम उसके सामने खाना खा रहे हैं या किसी अलग प्रकार से खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उस क्रिया को दोहराता है। उसके अंदर जो अनुकरण है वो भावना पाई जाती है सहस्रावस्था में। नंबर 3 जीवन का ऊर्जा काल। ठीक है, जीवन का ऊर्जा काल भी हम सहस्रावस्था को ही कहते हैं। नंबर 4 अर्ध स्वप्न की अवस्था। ठीक है, अर्ध स्वप्न की अवस्था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्ध स्वप्न की अवस्था किसे कहा जाता है, तो हमें सहस्रावस्था बताना है। आत्म केंद्रित अवस्था, नेक्स्ट आत्म केंद्रित अवस्था क्यों कहा गया है, हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, मतलब कि वो अपने आप को केंद्र में रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं। अगर आप उसके भाई बहन हैं या घर में और भी बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ है उससे पहले सबसे पहले मुझे मिले, और सबसे पहले ही नहीं वो ये चाहते कि पूरी चीज़ जो है वो मुझे मिले, मैं माता पिता का प्यार मुझे मिले, अपने आप को केंद्र में रखते हैं। तो इसीलिए सहस्रावस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था।
मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था क्यों कहते हैं? कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो बच्चा होता है वो मूल प्रवृत्ति का व्यवहार करता है, मतलब जो प्रवृत्ति उसके अंदर जन्मजात होती है उस प्रकार का व्यवहार करता है, तो इसीलिए मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट, खिलौने की आयु। खिलौने की आयु को कहते हैं कि शैशवावस्था में बालक ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो अपने खिलौनों के साथ व्यतीत करता है, इसलिए उसे खिलौने की आयु कहते हैं। नेक्स्ट, नैतिकता के अभाव वाली आयु। देखिए नैतिकता जो है, नैतिकता हमारे अंदर कब आती है? जब हम समाज के संपर्क में आते हैं, समूह के संपर्क में आते हैं। लेकिन शैशवावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अकेला अपने आप को केंद्र में रखकर अपने आप से ज़्यादा प्रेम करता है, अपने आप को केंद्र में रखता है, उसके लिए समूह इंपॉर्टेंट नहीं होता इस अवस्था में, तो इसीलिए नैतिकता के अभाव वाली आयु। नेक्स्ट, स्वप्रेम वाली अवस्था, जैसे कि हम पीछे क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की अवस्था, जो हमारे सिगमंड फ्रायड हैं उन्होंने बताया था कि इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति है ये बहुत ही प्रबल पाई जाती है। इन्होंने इसको ध्यान में रखे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, तो हमने शैशवावस्था के उपनाम देख लिए, शैशवावस्था में मानसिक विकास देख लिया और शैशवावस्था में शारीरिक विकास देख लिया। यहाँ पर जो शैशवावस्था का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमने शैशवावस्था क्या होती है देख लिया, विकास कैसे होता है सब कुछ देख लिया, उसके उपनाम देख लिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड स्टेज, जो अध्ययन की दृष्टि से हमारी सेकेंड स्टेज है बाल्यावस्था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।